हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैट्रिक एंड इंटर कोचिंग सेंटर पीके। आज हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 12 के मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो हमारी लेक्चर की सीरीज चल रही है उसी में आज 16वां लेक्चर में आज हम लोग बात करेंगे मांग की लोच की श्रेणी पर आज हम बात करेंगे। और इससे पहले हम लोग मांग की कीमत लोच और मांग के नियम और मांग की कीमत लोच को हम लोग देख चुके हैं और मांग की कीमत लोच की हम लोग परिभाषा और इसका सूत्र को भी देख चुके होंगे। आई होप आप लोग वो वीडियो देख कर आए होंगे तो मांग की लोच की श्रेणी आप लोगों को ठीक प्रकार से समझ में आएगा। अगर नहीं देखें तो आप लोगों को हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, तो आप वहां से देख सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे मांग की लोच की श्रेणी। मांग की लोच को आप लोग जान चुके हैं, क्या मांग की लोच क्या होता है। मांग की कीमत लोच को जान चुके हैं, मांग की कीमत लोच क्या होता है, तो उसी की आज हम लोग श्रेणी पर बात करेंगे। तो मांग की लोच की जो हमारी 5 श्रेणियां होती है, आप लोग बुक में पढ़ चुके होंगे कि मांग की लोच की जो होती है हमारे पास वो 5 श्रेणियां होती है। जैसे कि आप लोगों को हमारे हर एक वीडियो स्टार्टिंग से पहले बता देते हैं कि मांग की लोच की श्रेणी या कोई भी टॉपिक आपको कितने नंबर से पूछा जाएगा, 2 नंबर से या 4 नंबर से या 5 नंबर से या ऐसे ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। तो आप लोग ठीक प्रकार से समझिए क्या मांग की लोच की अगर आप लोगों को श्रेणियां पूछा जाएगा, सभी श्रेणियां को लिखना होगा, साथ में आपको ग्राफ भी बनाना होगा ताकि अच्छी प्रकार से 5 में 5 नंबर मिले। तो अगर इसको मांग की लोच की श्रेणियां 5 नंबर में पूछेगा तो इससे ऑब्जेक्टिव नहीं पूछेगा। अगर 5 नंबर में नहीं पूछा तो 2 नंबर में इससे सवाल पूछ सकता है, मांग की लोच की श्रेणियां को लिखें। अगर इसमें भी नहीं पूछा तो इससे 3 से 4 ऑब्जेक्टिव आ जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव आपको किस प्रकार से पूछा जाएगा तो अभी हम आपको बता देंगे। और ऑब्जेक्टिव इससे पूछा गया मांग की लोच की श्रेणी से तो किस प्रकार पूछा जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मांग की लोच की जो श्रेणी होती है, हमारी 5 श्रेणी होती है। कितनी श्रेणी होती है तो 5 श्रेणी। सबसे पहला उसमें होता है सापेक्षतः लोचदार मांग और सापेक्षतः बेलोचदार मांग, इकाई लोचदार मांग और पूर्ण बेलोचदार मांग और पूर्ण लोचदार मांग। घबराना नहीं है, इसे आप लोगों को हम अभी ठीक प्रकार से समझा देते हैं। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ देख सकते हैं ईडी बराबर ईडी बड़ा 1, ईडी बड़ा 1, उसके बाद इसी प्रकार से आप लोग यहाँ दिया हुआ है तो आप लोग देख सकते हैं। तो ईडी बराबर हम आप लोग को क्या बताए थे पिछले लेक्चर में, ईडी हमारा क्या चीज़ शो करता है, मांग की लोच को हमारा ईडी शो करता है। क्या शो करता है, मांग की लोच को हमारा ईडी शो करता है। तो आई होप आप लोगों को ईडी वाला मामला जो है मांग की लोच जो प्रदर्शित करता है आप लोग पिछले लेक्चर देखे होंगे तो याद होगा। तो इसका भी हम एक्सप्लेनेशन अभी लेक्चर में देंगे। तो सबसे पहला है हमारा क्या, सापेक्षतः लोचदार मांग। तो सबसे पहला हम लोग बात करेंगे सापेक्षतः बेलोचदार मांग पर। किस पे बात करेंगे, सापेक्षतः लोचदार मांग। फर्स्ट हमारा क्या है, सापेक्षतः लोचदार मांग पर बात करेंगे, है ना। तो आप लोग यहाँ ग्राफ देख सकते हैं, क्या आप लोगों को ग्राफ या रेखाचित्र थोड़ा सा में बनाया गया है और इसमें भी आपको नंबर मिल सकता है। तो आप लोग इसे समझ नहीं पाएंगे इतना छोटा ग्राफ को आप लोगों, और अभी हम स्क्रीन पर जो समझाएंगे वो ग्राफ को भी आप लोगों को बनाना होगा तो बना सकते हैं, अन्यथा इस ग्राफ से भी आप लोगों को फुल नंबर दिया जाएगा। तो भले कि आप लोगों को अगर समझना है तो हम जो स्क्रीन पर बनाएंगे वो ग्राफ को आप लोगों को बनाना होगा। अगर आप लोग समझ में आ जाए तो सिर्फ इस ग्राफ से भी काम चला सकते हैं। तो सबसे पहले सापेक्षतः लोचदार मांग हम बात करें, क्या सापेक्षतः लोचदार मांग की परिभाषा क्या होती है। क्योंकि अगर 5 नंबर में पूछा जाएगा, अगर आप ग्राफ नहीं बनाएंगे तो आपको नंबर फुल नहीं दिया जाएगा। इसलिए साहब अगर मांग की लोच की श्रेणियां 5 नंबर में पूछा जाए तो इसका ग्राफ बनाना अनिवार्य है और इसका डिफिनेशन भी लिखना अनिवार्य है। तो सबसे पहले हम लोग इसका सूत्र जो हमारी परिभाषा है मांग की लोच जो सापेक्षतः लोचदार मांग की, उस पर चर्चा करते हैं। सापेक्षतः लोचदार मांग वो होता है जब किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने के फलस्वरूप उसकी मांग में अधिक अनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन होता है, तो ऐसी मांग को सापेक्षतः लोचदार मांग कहते हैं। क्या अभी हम पढ़े, जब किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने के फलस्वरूप उसकी मांग में अधिक अनुपातिक परिवर्तन होता है। क्या होता है, उसकी मांग में अधिक अनुपातिक परिवर्तन होता है, किसके अपेक्षा, उसकी कीमत में परिवर्तन होने की अपेक्षा। तब हम लिख सकते हैं कि मांग में अनुपातिक परिवर्तन अधिक हो रहा है तो बड़ा होता है, मांग में अनुपातिक परिवर्तन हो जाएगा, और कीमत में अनुपातिक परिवर्तन कम हो रहा है अपेक्षा मांग में अनुपातिक परिवर्तन से। इसलिए हमारा सापेक्षतः लोचदार कह रहा है क्या, जब किसी वस्तु की कीमत, जब किसी वस्तु का जो कीमत में जो परिवर्तन होगा और उसके फलस्वरूप मांग में अधिक अनुपातिक परिवर्तन होगा। तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, मांग में अनुपातिक परिवर्तन बड़ा कीमत में अनुपातिक परिवर्तन। तो मांग में जितना कीमत में जितना परिवर्तन हो रहा है उससे अधिक हमारा मांग में परिवर्तन हो रहा है, तो इसी को हम लोग सापेक्षतः लोचदार मांग कहते हैं। तो चलिए इसका ग्राफ किस प्रकार से होता है तो इस पर चर्चा करते हैं। तो अगर आप लोग इसको बनाना होगा तो बना सकते हैं, नहीं तो हमारा ग्राफ जो स्क्रीन पर बनेगा उसको बना सकते हैं। आप लोग जानते हैं किसी भी ग्राफ बनाने के लिए हम लोग ऊर्ध्वाधर रेखा और क्षैतिज रेखा को
लेते हैं। तो सबसे पहला ये हमारा एक्स, सबसे पहला हमारा ये हो जाएगा एक्स और ये हो जाएगा हमारा वाई, यहाँ हो जाएगा हमारा ओ। ठीक है, तो इसमें हम आपको पहले हम रेखा चित्र बनाते हैं, उसके बाद आपको हम समझाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एक रेखा को यहाँ से लेते हैं। ठीक है, उनके बाद हम आपको यहाँ से लेते हैं। ठीक है, उनके बाद हम इसका P1 नाम देते हैं और इसका नाम P2 देते हैं और इसका नाम हम लोग Q1 और Q2 देते हैं। ठीक है, इस प्रकार से दर्शाने के बाद हम आप लोगों को भी बता रहे हैं क्या अभी आप लोग सूत्र में इसका जो डिफिनेशन है क्या पढ़े, डिफिनेशन में क्या पढ़े, जब किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने के फलस्वरूप। तो हमारा इधर कीमत है, ठीक है, और इधर आपका मांग है। ठीक है, ठीक है, हमारा P2 देखिए क्या है, P2 में हमारा क्या हो रहा है, ये हमारा P1 है और ये P2 है। तो P1 देखिए, जब P1 में जब हमारा कीमत है तो हमारा मांग देखिए कहाँ है, Q1 पे है। जब हम P2 में, जब P2 हम थोड़ा सा इसमें परिवर्तन कर रहे हैं, देखते हैं यहाँ परिवर्तन थोड़ा सा किए, Q2 पर हम जब आ रहे हैं, मांग हम जब कीमत हम जब P2 कर रहे हैं तो मांग हमारा Q2 हो रहा है। जब हम कीमत P2 कर रहे हैं तो मांग हमारा P1 हो रहा है। तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं, ये जो हमारा है, ये जो हमारा है कीमत में देखिए, मांग जो हमारा ये कीमत है, कीमत में देखिए कितना सा परिवर्तन हो रहा है। उसी के अनुपात में आप लोग यहाँ देखिए हमारा जो ये किस चीज़ वाला है, मांग वाला, डिमांड, अर्थात डिमांड है हमारा। तो डिमांड में आप लोग देखिए कितना परिवर्तन आ रहा है। तो हमारा जो इसका जो परिभाषा है वह क्या कहता है, जब किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होता है तो उसकी मांग में अधिक परिवर्तन होता है। तो आप लोग यहाँ स्पष्ट रूप से देखते हैं कि जब इसकी कीमत में हम थोड़ा सा परिवर्तन कर रहे हैं तो उसकी मांग में देखिए कितना परिवर्तन आ रहा है। तो आई होप आप लोगों को ये ग्राफ भी समझ में आ गया होगा। और इसको हम जब रेखाचित्र इस पर खींचेंगे तो हमारा रेखाचित्र किस प्रकार से होगा, इस प्रकार से होगा। किस प्रकार से होगा, इस प्रकार से होगा। तो आप लोग इसे भी बना सकते हैं और D फॉर डिमांड यहाँ लिख देंगे और D फॉर डिमांड यहाँ लिख देंगे। उनके बाद हमारा ये ग्राफ बन जाएगा। आई होप आप लोगों को ये ग्राफ क्लियर हो गया होगा कि सापेक्षता लोचदार मांग किसे कहते हैं। तो आप लोग सेम टू सेम उसी प्रकार से इसे भी बना सकते हैं, जिस प्रकार से यहाँ दिया गया है, और नहीं तो उसे भी बना सकते हैं। अब बात करेंगे हम लोग, सापेक्षता लोचदार मांग क्लियर हो गया होगा तो आप लोगों को अब जानना चाहिए। इसके बाद सेकंड हमारा क्या है, सापेक्षता बेलोचदार मांग। इसमें क्या है आप लोग देख सकते हैं, हमारा क्या निकला है, ED बड़ा 1। देखिए ED बड़ा 1 कैसे है, तो इसमें सापेक्षता लोचदार मांग ED इसमें कैसे बड़ा हो गया। तो ED हमारा क्या चीज़ शो करता है, ED जो है हमारा क्या चीज़ शो करता है, ED हमारा मांग की लोच को प्रदर्शित करता है। तो इसमें मांग की जो लोच है वह अधिक है, एक से इसमें मांग की लोच जो है वो हमारा अधिक है, इसलिए हमारा ED बड़ा 1 से हो जाएगा। किससे बड़ा ED हमारा हो जाएगा, 1 से ED हमारा बड़ा हो जाएगा। आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट बात करेंगे हमारा सापेक्षता बेलोचदार मांग। सापेक्षता बेलोचदार मांग उसका जस्ट अपोजिट है। क्या जब किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने के फलस्वरूप उसकी मांग में कम अनुपातिक परिवर्तन हो जाता है। हम लोग पहले वाला क्या देखे, जब किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होता है तो उसकी मांग में अधिक परिवर्तन हो जाता है, और यहाँ जस्ट अपोजिट है, जब किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने के फलस्वरूप उसकी मांग में कम अनुपातिक परिवर्तन होता है, तब ऐसी मांग को सापेक्षता बेलोचदार मांग कहा जाता है। तो इसमें कीमत में अनुपातिक परिवर्तन बड़ा हो जाएगा, किसकी अपेक्षा हो जाए, मांग में अनुपातिक परिवर्तन से। तो क्या हो रहा है, इसमें कीमत में जो अनुपातिक परिवर्तन हो रहा है वह मांग में अनुपातिक परिवर्तन से अधिक हो रहा है। तो इसे भी चलिए हम लोग अब ग्राफ पर बात करें तो सेम टू सेम उसी तरह का पहले हम लोग ग्राफ बनाएंगे। यहाँ हम लोग लेंगे x और यहाँ लेंगे आप लोगों का y, यहाँ लेंगे o, और उसी प्रकार से हम लोग दो ग्राफ को, दो रेखाचित्र को भी खींचते हैं। और उनके बाद अभी आप लोगों को तुरंत ये समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से इसमें अंतर होता है। ठीक है, ये x हो गया, ये y हो गया, और ये हमारा P4 प्राइस है, ये रेखा y वाला, और x वाला हमारा डिमांड है, यानी कि मांग है। ठीक है, D4 डिमांड होता है। आई होप आपको ये सब आता होगा, सिंपल सी बात है। और उनके बाद
इसको हम P1 मानते हैं और इनको हम P2 मानते हैं, इनको Q1 और इनको Q2, ठीक है। तो आप लोग अभी क्या देखिए डिफिनेशन में, जब किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने के फलस्वरूप, तो यहाँ कीमत है तो कीमत में यहाँ हमारा परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। यहाँ से हमारा P2 अब P1 पे जा रहा है, तो P1 पे जाने के बाद हमारा ये Q1 पर आ रहा है, P2 और Q1 पर था, तो हम यहाँ कीमत में परिवर्तन किए तो उसके अनुपात में मांग में कम अनुपातिक परिवर्तन होता है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ प्रत्यक्ष रूप से आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है क्या, जब इसके हम लोग सापेक्षता बेरोजगार मांग में जब हम कीमत में परिवर्तन कर रहे हैं तो उसकी मांग में देखिए कम परिवर्तन हो रहा है। सिंपल सा अर्थ देख सकते हैं आप लोग, जब हम इसकी मांग में परिवर्तन कर रहे हैं तो उसकी जब इसकी हम कीमत में परिवर्तन कर रहे हैं तो उसकी मांग में कम परिवर्तन हो रहा है। तो इन्हीं को हम लोग कह देते हैं सापेक्षता बेरोजगार मांग। क्या कहते हैं? सापेक्षता बेरोजगार मांग। और इसी पर एक रेखा चित्र खींच दिया जाता है, इस प्रकार से आएगा, आप लोग देख सकते हैं आराम से, इस प्रकार से सीधी आएगी। जब आप लोग इंच से बनाएंगे तो सीधी अच्छे प्रकार से आ जाएगी। और ये हमारा डी हो जाएगा जिसे हम डिमांड कहते हैं, और ये हमारा प्रदर्शित हो जाएगा। तो इसमें जो हमारा होगा वह ई डी बराबर क्या हो जाएगा? 1, क्योंकि मांग की जो लोच है वह क्या हमारा बड़ा है 1 से। किससे बड़ा है? 1 से। सॉरी, ई डी जो हमारा है मांग की लोच वह उससे 1 बड़ा है। इसमें क्या होता है, इससे मांग की कीमत जो लोच है उससे अधिक हमारा उसमें मांग में कम अनुपातिक परिवर्तन हो जाता है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? सापेक्षता बेरोजगार मांग। और इसे इस प्रकार से आप लोगों का डिनोट किया जाएगा। तो कई बार आप लोगों को सापेक्षता बेरोजगार मांग में दे देगा ई डी बराबर किस प्रकार का इसमें प्राप्त होगा, तो हमारा ई डी बराबर इसी प्रकार का हमें प्राप्त होगा। आई होप आप लोगों को ये जो ग्राफ है समझ में आ गया होगा, और ई डी बराबर इसमें क्या होता है ये भी समझ में आ गया। आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं, या नहीं तो आप लोग सेम टू सेम इसका इस प्रकार से बना सकते हैं। ये भी आपको सापेक्षता बेरोजगार मांग का कोई एक भी नंबर नहीं कटेगा, आप लोग इसे बना सकते हैं। अब तीसरे पर हम लोग बात करेंगे, सापेक्षता इकाई लोचदार मांग है। तीसरा हमारे पास क्या है? इकाई लोचदार मांग है, ठीक है। इकाई लोचदार मांग पर बात करेंगे। तो इकाई लोचदार मांग पर बात करें तो जब किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने के फलस्वरूप उसके मांग में भी उसी अनुपात में परिवर्तन होता है, तो ऐसी वस्तु की मांग को इकाई लोचदार मांग कहा जाता है। क्या कह रहा है? जब किसी वस्तु में कीमत परिवर्तन होता है, क्या होता है? सभी में कीमत परिवर्तन होता है, तो इसमें भी इकाई लोचदार मांग में भी जब किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन हो रहा है, क्या हो रहा है? कीमत में परिवर्तन हो रहा है, ठीक उसी अनुपात में मांग में भी अनुपातिक परिवर्तन होता है। तो कीमत में अनुपातिक परिवर्तन बराबर मांग में अनुपातिक परिवर्तन हम लोग आराम से लिख सकते हैं। क्या? कीमत में अनुपातिक परिवर्तन बराबर मांग में अनुपातिक परिवर्तन। तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ, ये जो ग्राफ है आप लोगों को अब हम बना के दिखाते हैं हमारा किस प्रकार से प्राप्त होगा। तो आप लोग ये ग्राफ को कॉपी पर बना सकते हैं, ये अधूरा बना हुआ है, तो आप लोग जिस प्रकार से भी हम बनाएंगे स्क्रीन पर आप उसे बनाएंगे। तो इकाई लोचदार नहीं, तो आप लोग अगर समझ में नहीं आ रहा है हमारे कॉपी पर बनाया हुआ है, तो आप लोग जैसे स्क्रीन पर बनाए हैं सेम टू सेम वैसे बना सकते हैं। किताब से बनाएगा, आप लोग किताब को देख कर भी बना सकते हैं, सिर्फ यहाँ समझ लीजिए, ठीक है। तो इकाई लोचदार मांग हमारा क्या है? जब किसी वस्तु की कीमत में जब हम परिवर्तन करते हैं, ठीक उसी के अनुपात उसकी मांग में भी परिवर्तन होता है, तो हम ऐसी वस्तु की मांग को इकाई लोचदार मांग कहते हैं। तो इसको हम ग्राफ में किस प्रकार से निरूपित करते हैं? ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से हम लोग एक्स वाई रेखा पर लिए हैं, तो एक्स वाई पर हम लोग फिर लेते हैं और यहाँ हमारा ओ हो जाएगा, और सेम टू सेम उसी वाले कॉन्सेप्ट पर हम लोग बात करेंगे। इसमें क्या बता रहा है हमारा? इसमें हमारा बताया है, क्या बताया है? जिस प्रकार से कीमत में परिवर्तन होता है उसी प्रकार से मांग में भी परिवर्तन होता है, ठीक है। यही मेरा बता रहा है ना। जिस प्रकार से मेरा कीमत में परिवर्तन होगा उसी प्रकार से हमारा मांग, जब आप लोग ग्राफ से इसे बनाएंगे तो अच्छी प्रकार से ये बन जाएगा। यहाँ पर स्क्रीन पे नहीं बन रहा है, तो आप लोग इसे ग्राफ पर बनाएंगे, ठीक उसी प्रकार से बन जाएगा। सेम टू सेम वही वाला इसमें प्रोसेस, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, ये ओ हो गया। क्योंकि किसी भी ग्राफ को बनाने से पहले आप लोगों को एक्स और क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखा की जरूरी होती है, हम लोग बना लिए। हमारा पी हो गया प्राइस, ओ वाई और ओ एक्स हमारा क्या हो गया? डिमांड। क्या हो गया? डिमांड, ठीक है। तो हमारा इसमें डिफिनेशन क्या क्या कह रहा है? जब किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने के फलस्वरूप, तो यहाँ देखिए कीमत में हम लोग परिवर्तन कर रहे हैं, ये P1 ये हमारा P2 है, तो कि हमारी कीमत में जब हम लोग परिवर्तन कर रहे हैं तब उसकी मांग
फलस्वरूप उसकी मांग में भी उसी अनुपात में परिवर्तन होता है। जब हम लोग कीमत में यहाँ परिवर्तन कर रहे हैं तो उसकी मांग में भी आप लोग यहाँ देख सकते हैं ठीक उसी प्रकार से परिवर्तन हो रहा है। और अच्छी प्रकार से आप लोग देख सकते हैं जब किसी वस्तु की हम लोग कीमत में परिवर्तन कर रहे हैं तो उसकी मांग में भी देखिए ये दोनों जितना कीमत में परिवर्तन होता है उतना उसकी मांग में भी परिवर्तन हो रहा है। तो इसी को हम लोग इकाई लोचदार मांग कहते हैं। तो इसमें अगर मान लीजिए किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन 10 होता है, ठीक है, और उसकी मांग में भी 10 होता है, तो दोनों को कटा देंगे तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो ईडी बराबर हमारा क्या हो जाएगा, ईडी बराबर 1 हो जाएगा। कितना प्राप्त होगा हमें, ईडी बराबर 1 प्राप्त होगा। इसलिए इकाई लोचदार मांग का हमारा जो संकेतक है ईडी बराबर 1 ही होगा। आई होप आप लोगों को इकाई लोचदार मांग का डिफिनेशन समझ में आ गया होगा। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए चुके होंगे, अगर नहीं लिए हैं तो आप लोग वीडियो को पीछे करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो हम लोग इकाई लोचदार मांग को भी पढ़ लिए। अब हम बात करेंगे पूर्णतः बेलोचदार मांग पर। किसके बात करेंगे, हम लोगों का 3 हो गया, मांग की लोच की श्रेणी में सापेक्षतः लोचदार मांग, सापेक्षतः बेलोचदार मांग, इकाई लोचदार मांग। अब चौथे पर बात करेंगे पूर्ण बेलोचदार मांग पर। क्या होता है, पूर्ण बेलोचदार मांग पर बात करेंगे, ठीक है। तो पूर्ण बेलोचदार मांग हमारा क्या है, तो पूर्ण बेलोचदार मांग की हमारा परिभाषा है जब वस्तु की कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप उसकी मांग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जब किसी वस्तु की हम कीमत में परिवर्तन कर रहे हैं लेकिन उसकी मांग में जो है कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। आप लोग क्या यहाँ बता रहा है हम लोगों को क्या, जब किसी वस्तु की कीमत में जब परिवर्तन करते हैं तो उसकी मांग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो मांग में अनुपातिक परिवर्तन, जब किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने के फलस्वरूप उसकी मांग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्या होता है, जब किसी वस्तु की हम लोग कीमत में परिवर्तन करते हैं तो उसके फलस्वरूप उसकी मांग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो मांग में अनुपातिक परिवर्तन बराबर क्या होता है, हमें 0 प्राप्त होता है। तो ईडी बराबर भी हमारा कितना प्राप्त होगा, 0 ही प्राप्त होगा। सिंपल सी बात है, जब किसी वस्तु की हम लोग कीमत परिवर्तन कर रहे हैं तो उसके फलस्वरूप उसकी मांग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो मांग की लोच बराबर क्या प्राप्त होगा, हमें ईडी बराबर 0। तो वहाँ पूछा जा सकता है क्या ईडी बराबर 0 हमारा कौन सा मांग की श्रेणी में प्राप्त होगा। ऑब्जेक्टिव इसी प्रकार से पूछा जाएगा। तो पूर्णतः बेलोचदार मांग ईडी बराबर 0 प्राप्त होगा। तो चलिए इसको भी हम लोग ग्राफ पर देखते हैं। तो ग्राफ में हमें किस प्रकार ये प्राप्त होगा, तो इसे भी हम लोग x पर लेते हैं, इसे y पर लेते हैं, इसे 0 पर लेते हैं, ठीक है। और ये भी हमारा p है, इधर भी हमारा d है। और हमारा क्या बताया गया है, जब किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप उसकी मांग में कोई परिवर्तन नहीं होता, ठीक है। और हमारा ये हमारा d है, ठीक है, ये हमारा है d है। और हमारा क्या बताया है, ये भी डिफिनेशन हमारा बता रहा है जब किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप, देखिए P2 से P1 जब हम कीमत में परिवर्तन कर रहे हैं तो उसकी मांग देखिए ठीक वहीं के वहीं है, कहीं भी परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो इसी को हम लोग क्या कह देंगे, पूर्णतः बेलोचदार मांग, यानी कि उसकी मांग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। आप लोग जितना भी कीमत में परिवर्तन करेंगे लेकिन उसकी मांग में कोई परिवर्तन नहीं होगा, अर्थात ईडी बराबर 0 होगा। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पूर्णतः बेलोचदार मांग कहते हैं। क्या कहते हैं, पूर्णतः बेलोचदार मांग कहते हैं। आई होप आप लोगों को ये भी ग्राफ भी समझ में आया होगा। अगर पूर्णतः बेलोचदार मांग को आप लोग इस प्रकार से भी बना देते हैं तो ये आपका करेक्ट होगा। आप लोग या तो स्क्रीन पर जिस प्रकार से बनाए हैं उसे बना सकते हैं। अब सब अंतिम वाले पर बात करेंगे हम लोग। पूर्णतः बेलोचदार मांग के बाद हमारा क्या था, पूर्ण लोचदार मांग। क्या होता है, पूर्ण लोचदार मांग, और ये अंतिम है। तो पूर्ण बेलोचदार मांग पर अब हम लोग बात करेंगे। पूर्णतया लोचदार मांग है हमारा 5वां है, पूर्णतः लोचदार मांग पर चर्चा करेंगे, है ना। तो पूर्णतः लोचदार मांग जो हमारा है वह है जब किसी वस्तु की कीमत में नगण्य परिवर्तन, अब क्या हो रहा है, कीमत में ही कोई परिवर्तन नहीं होता अथवा कीमत में नगण्य परिवर्तन अथवा नगण्य परिवर्तन होता है तो इसके फलस्वरूप मांग में अत्यधिक परिवर्तन हो जाता है। क्या हो रहा है, जब किसी वस्तु की कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होता है लेकिन उसकी मांग में परिवर्तन हो जाएगा तो इसे हम लोग पूर्णतया लोचदार मांग कहेंगे। क्या कहेंगे, जब किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन नहीं होता है यानी नगण्य परिवर्तन होता है लेकिन उनके फलस्वरूप उसकी मांग में अधिक परिवर्तन हो रहा है तो इसी को हम लोग पूर्णतया लोचदार मांग कहते हैं। और इसी को जब हम ग्राफ पर निरूपित करेंगे तो इस प्रकार से होगा। तो चलिए आप लोगों को कॉपी पर चित्र के माध्यम से समझाइए। हमारा कीमत है, ये हमारा मांग है, ये एक्स है, हमारा ये ओ है, ठीक है। और इसमें क्या बता रहा है, जब किसी वस्तु की हम लोग कीमत में क्या बताया है, जब किसी वस्तु की
कीमत में कोई परिवर्तन, चलिए यहाँ है इसकी कीमत में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, अर्थात P1 बराबर P2 है, और लेकिन उसकी मांग में परिवर्तन हो रहा है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ उसकी मांग में देखिए आप परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन उसकी कीमत में कुछ परिवर्तन नहीं होगा। तो इससे हम लोगों को पता चल रहा है क्या, जब किसी वस्तु की कीमत में नगण्य परिवर्तन हो, देख सकते हैं कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, लेकिन उसकी मांग में परिवर्तन अत्यधिक होता है, तो हम लोग इसी को पूर्णतया लोचदार मांग कहते हैं। तो हमारा ईडी बराबर क्या हो जाएगा, अपरिवर्तनीय, यानी कि ईडी बराबर जो है की मांग जो है हमारा कुछ नहीं होगा, और कीमत जो मांग जो होगा हमारा अपरिवर्तनीय होगा, यानी कि कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसके मांग की लोच बराबर क्या हो जाएगा, ईडी बराबर अपरिवर्तनीय। तो आई होप आप लोगों को ये जो है हमारा अपरिवर्तनीय का सिंबल है। तो आप लोग पूछा जा सकता है ईडी बराबर अपरिवर्तनीय किस मांग श्रेणी में आएगा, तो पूर्णतया लोचदार मांग की श्रेणी में आएगा। आई होप आप लोगों को मांग की जो लोच की 5 श्रेणियाँ थी और ये जो बनाया गया है, आप लोगों को ये पूरी अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। तो अगर समझ में आ गया हो तो वीडियो पर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लोगों को मैक्रो इकोनॉमिक्स बिना कोई कॉस्ट के पूरी आप लोगों को इसी प्रकार से वीडियो लेक्चर बाय लेक्चर में मिल जाएगा। अगर आप लोगों को नोट्स चाहिए तो हमारा टेलीग्राम लिंक है मैट्रिक एंड इंटर कोचिंग सेंटर PK, और चैनल पर जो हमारा लोगो लगा हुआ है उसी लोगों पर आप लोग क्लिक करेंगे, वहाँ ज्वाइन करेंगे तो आप लोगों को इसका PDF मिल जाएगा। तो आप लोग वहाँ से बना सकते हैं, नहीं तो यहाँ से भी बना सकते हैं। सेम यही PDF आप लोगों को वहाँ भी मिलेगा। तो आज हम लोगों का मांग की लोच की श्रेणियाँ कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर बात करेंगे। तो चलिए, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक्स फॉर watching